Our next topic is objectives of business. हमारे बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. सो ऑल द ऑब्जेक्टिव्स आर कैटेगराइज्ड अंडर दीज 3 कैटेगरीज. ये जो 3 कैटेगरीज हैं इनमें सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम जो है कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव विच इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ही हम इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं. नेक्स्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव and last one is personal objective. In many book you will find personal objective is a part of social objective, but in some books these 3 types of objectives are separately given, but in many books there are only 2 type of objective. means जो आपका personal objective होगा वो भी social objective में ही आ जाता है, but आपको ये तीनों अलग अलग करने हैं. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के जो सब पार्ट्स होंगे वो आपके हो जाएंगे ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल. ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल. ग्रोथ, प्रॉफिट और सर्वाइवल क्या है, इसके लिए हमें पहले प्रॉफिट को समझना होगा. व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट? एक्चुअली प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. और रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है टोटल सेल्स रिसिप्ट्स या सेल्स रिसिप्ट्स जो हमारी होती हैं, सेल्स रिसिप्ट्स. सेल्स रिसिप्ट्स यानी कि मैंने जो सामान बेचा उसको बेचकर मेरे पास जो पैसे आएंगे उनको बोलते हैं सेल्स रिसिप्ट्स. कॉस्ट जो आएगी वो होता है मेरा खर्चा या फिर जो भी मैंने व्यय किया होगा अपने, यानी कि जो एक्सपेंडिचर मैंने किया होगा इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू. इस रेवेन्यू सेल्स रिसिप्ट्स को रिसीव करने के लिए या फिर जनरेट करने के लिए मैंने जो भी एक्सपेंडिचर किया होगा, जो भी पैसा खर्च किया होगा उसे बोलते हैं कॉस्ट. और प्रॉफिट आप सबको ही पता है प्रॉफिट क्या होता है. तो हम इन सब से कैसे प्रॉफिट निकालते हैं? सपोज करो एक कोई आइटम है ₹10 में मैंने बेचा है, ठीक है, रेवेन्यू हो गया ₹10. उस आइटम को बनाने में मेरे जो पैसे खर्च हुए थे वो हुए थे ₹8. तो अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 10 इज इक्वल्स टू 10 होना चाहिए. तो 8 प्लस ₹2 विल बी योर प्रॉफिट. तो प्रॉफिट निकालने का सिंपल सा क्या फंडा हो जाएगा? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. यानी कि टोटल रेवेन्यू में से अगर कॉस्ट माइनस कर दी जाए तो रेवेन्यू होता है. इट मीन्स प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर दी कॉस्ट. कॉस्ट से जितना ज़्यादा हम रेवेन्यू अर्न करेंगे वो हमारा प्रॉफिट होता चला जाएगा. तो वापस से आ जाते हैं अपने इन पॉइंट्स के ऊपर. तो प्रॉफिट आपने समझा क्या होता है कि हमने इसके फीचर्स में बिजनेस के वो भी पढ़ा था कि प्रॉफिट मोटिव होता है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी है. प्रॉफिट मोटिव जो होता है मतलब एक बेसिक रीज़न होता है बिहाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी बिजनेस. किसी भी बिजनेस को हम एग्जिस्ट किस लिए करते हैं, किस लिए हम उसको एग्जिस्टेंस में लाते हैं? जस्ट टू अर्न प्रॉफिट्स. विदाउट प्रॉफिट नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्गर. नो बिजनेस कैन एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट. बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता है. सो प्रॉफिट एक्ट्स एज अ सप्लीमेंट टू द बिजनेस. बिजनेस में एक सप्लीमेंट की तरह जो है हमारा प्रॉफिट काम करता है. तो विदाउट अर्निंग प्रॉफिट हमारा बिजनेस जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा. प्रॉफिट है तो मतलब क्या है कि हमारा कॉस्ट से ज़्यादा हम रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं. इट मीन्स वी आर अर्निंग मनी इन एक्सेस ऑफ आर कॉस्ट. कॉस्ट जो भी होती है बिजनेस में उससे ज़्यादा हम मनी अर्न कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा. बिना प्रॉफिट के बिजनेस नहीं चलता. तो उसी से आता है सर्वाइवल. अब सर्वाइवल का क्या है, क्योंकि हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, नए नए कॉम्पिटिटर्स डेली आते रहते हैं,
तो उन कॉम्पिटिटर्स की वजह से हमारे प्रॉफिट जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, कम हो जाते हैं प्रॉफिट कम हो जाते हैं, तो हमारे लिए उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ही आता है कि फॉर द लॉन्ग रन द बिजनेस विल सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट। अब उसको सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट अर्न करें, सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट अर्न करें, बट सफिशिएंट प्रॉफिट होना चाहिए, सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या है? सफिशिएंट प्रॉफिट वो होता है विच कवर्स बिजनेस कॉस्ट प्लस द लाइवलीहुड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। देखो इसका मतलब ये हो गया सफिशिएंट प्रॉफिट का कि जिसमें हमारे बिजनेस के खर्चे भी कवर हो जाएं, बिजनेस में जो भी हमारा खर्चा हो रहा है उस खर्चे को, उस कॉस्ट को हम कवर करें, और उसके साथ साथ जो बिजनेस मैन है उसके घर के खर्चे भी चलते रहें, उसको बोलते हैं सफिशिएंट प्रॉफिट। अगर ये सब हो रहा है तो बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा। अगर बिजनेस इतना प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर पाता है कि वो अपने खुद के खर्चे यानी कि बिजनेस की कॉस्ट को और अपने मालिक के घर के खर्चे जो है उसकी जो जीविका है उसको भी कवर नहीं कर पाता है, तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सर्वाइवल इज ऑल्सो एन इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। In order to achieve this objective, a business must generate sufficient profit which covers business cost plus the livelihood of any entrepreneur। हम प्रॉफिट इतना तो कम से कम जनरेट करें कि हमारे बिजनेस के खर्चे और घर के खर्चे चल जाए। हम उससे एक्सेस प्रॉफिट भले ही अर्न ना करें, लेकिन सर्वाइवल करने के लिए हमें बिजनेस की कॉस्ट और लाइवलीहुड उस बिजनेस से निकालना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ। देखो हमने सर्वाइवल पढ़ा कि इसमें हम सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करेंगे जिससे बिजनेस के खर्चे और एंटरप्रेन्योर की लाइवलीहुड निकलेगी। उससे एक्सेस जो होगा उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट से ऊपर जो भी पैसा हमारे पास बच जाएगा इन खर्चों को निकालने के बाद उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट को हम क्या कर सकते हैं? री इन्वेस्ट कर सकते हैं। री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? री इन्वेस्ट का मतलब है कि हम इस प्रॉफिट को दोबारा से ही बिजनेस में लगा देंगे सो दैट द अर्निंग कैपेसिटी विल इंक्रीज। फ्यूचर में हमारी और ज़्यादा अर्निंग होने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर हम री इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम उस बिजनेस में री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं तो हमारा बिजनेस क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है, हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। अब ग्रोथ को हम कैसे पहचान सकते हैं कि कैसे ग्रोथ हो रही है? तो साइन ऑफ ग्रोथ क्या होते हैं? साइन ऑफ ग्रोथ पता चलता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से कि हमारी फर्म में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ठीक है, पावर कंजम्पशन, पहले के मुताबिक हम अब कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कितनी हम कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट, वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट। हमारा जो बिजनेस में आउटपुट है उसकी वैल्यू और वॉल्यूम कितनी है, यानी कि इतनी क्वांटिटी में और उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ ब्रांचेस, हमारी नई ब्रांचेस खुली हैं, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट लाइन भी जो है वो एक्सपेंड हो गई है। तो कई सारे सिग्नल्स हो सकते हैं या साइन हो सकते हैं किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के। तो ग्रोथ करना इज ऑल्सो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव। हम किसी एक स्टेगनेट पॉइंट के ऊपर जो है बिजनेस नहीं करते। स्टेगनेंट से मेरा मतलब है कि रुका हुआ, जिसका कोई विकास ना हो रहा। तो हमें अपने बिजनेस की डेवलपमेंट और ग्रोथ पे भी देखना है। तो उसमें हमारा एक्सपेंशन भी हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है। एक्सपेंशन तो रहता है कि हम सेम बिजनेस में ही ज़्यादा लार्ज स्केल पर काम करें। जैसे हम सपोज करो कोई स्कूल का या कॉलेज का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें हम नए नए कोर्सेज या नए नए सब्जेक्ट्स या नए नए स्ट्रीम्स चलाकर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। लेकिन हम स्कूल से अलग, सपोज करो कि कोई क्रिकेट अकेडमी या फिर कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी या इस तरीके की, मतलब जो डिफरेंट बिजनेस लाइन हो उसमें जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन, हमारे बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। हम अपने बिजनेस ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मतलब वी आर एंटरिंग इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस।
हम दूसरे प्रोडक्ट लाइन में भी जाकर बिजनेस करते हैं तो वो हमारी ग्रोथ होती है। तो ये तीनों ही क्या है, इकोनॉमिकल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। सोशल ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है। सोशल ऑब्जेक्टिव में हमारे क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, बिजनेस के कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट है हित वाला। हित यानी कि हमारे बिजनेस से कई लोगों का हित जुड़ा हुआ होता है। उसमें कौन कौन लोग होते हैं स्टेक होल्डर्स में, ध्यान से समझना। स्टेक होल्डर में सबसे इम्पोर्टेंट तो सोसाइटी होती है, जिस भी सोसाइटी में हम बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कंज्यूमर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स भी होते हैं, पर अब क्योंकि हमने इसको अलग कैटेगराइज कर दिया, वो हम पर्सनल में पढ़ेंगे। एम्प्लॉयज़ और इनको हम पर्सनल में पढ़ेंगे। इसमें हमारी गवर्नमेंट भी होती है। गवर्नमेंट को हमसे क्या चाहिए, टैक्सेस, ठीक है, और कॉम्प्लायंस ऑफ ऑल द लॉज। इसके बाद इन्वेस्टर्स भी होते हैं। इन्वेस्टर कौन होते हैं, निवेशक, जिन्होंने बिजनेस में अपना पैसा लगाया है, मालिक भी हो सकता है। उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट जो बढ़ता है इन्वेस्टर्स में, उनको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। ठीक है, या फिर जिनसे हमने पैसा लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको इंटरेस्ट चाहिए अपना। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो बिजनेस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स दी स्टेक होल्डर्स। जैसे सोसाइटी की तरफ क्या होता है कि हम सोसाइटी में इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करें, जिससे कोई पॉल्यूशन ना हो, या किसी भी पर्सन को, सोसाइटी के किसी भी मेंबर को कोई हेल्थ इश्यूज़ ना आए, कोई उसको हार्म ना हो। ठीक है, इसमें दूसरा हमारा हो जाता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हम अपने बिजनेस से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी करें, ताकि उनमें जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसमें थोड़ा जो है इंक्रीज लाया जा सके, उनका जो सोशल वेलफेयर हो सके, यानी कि फाइनेंशियली उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। वैसे ही नेक्स्ट होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को टैक्सेस चाहिए, गवर्नमेंट डिफरेंट लॉज बनाती है, वो भी हमें उनको फॉलो करना है। ठीक है, कंज्यूमर। अब कंज्यूमर को हमारे बिजनेस से क्या चाहिए, कंज्यूमर को बिजनेस से चाहिए क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस यानी कि जायज़ प्राइस पर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उनको चाहिए होते हैं। उसके साथ साथ बिजनेस की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द कंज्यूमर, दैट द बिजनेस मस्ट बी इन्वॉल्व इन फेयर बिजनेस। कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनस्क्रूपलस, या फिर हम अपने कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, शोषण नहीं करेंगे, उनको लूटेंगे नहीं। ठीक है, तो लीगल, फेयर और जस्ट ट्रीटमेंट हम किनको देंगे, कंज्यूमर्स को। यानी कि कोई भी अनफेयर, अनस्क्रूपलस या फिर एक्सप्लॉयटेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में बिजनेस इन्वॉल्व नहीं होगा। उसमें हमारा आ जाता है जैसे माल प्रैक्टिसेस होती हैं कुछ बिजनेसमैन की, जैसे अंडरवेइंग, हम कम सामान उनको तोल कर देते हैं, या फिर अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट कर देना, चार्जिंग हायर प्राइसेस, ज़्यादा प्राइसेस उनसे चार्ज करना, सेलिंग फ्यूरियस गुड्स, फ्यूरियस होता है नकली सामान बेचना। तो ऐसे बहुत सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको बिजनेस में नहीं इन्वॉल्व होना है, वो सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। वैसे ही इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स को हम एक अच्छे रिटर्न देंगे बिजनेस से, वो हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है बेटा जी, तो मेनली यही होती हैं। ठीक है, या फिर इसमें एक और हो सकता है कि हम डोनेशन करें, चैरिटी वगैरह। ठीक है, चैरिटी या डोनेशन कर देना, जैसे फ्री फूड्स, फ्री सैंपल्स बांट देना, या फिर हम उनको कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, या फिर कोई किसी नल या जो होते हैं ना वाटर टैप, वो किसी बैकवर्ड एरिया में, या कोई जो जैसे चॉल्स होते हैं ना उनमें लगवा देना, या फिर कोई स्कूल खुलवा देना, या फिर कोई मेडिसिन्स उनमें बांट देना, या गरीब बच्चों में या गरीब लोगों में कपड़े वगैरह, ये सब डोनेट करना भी बिजनेस के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव इज़ द सिंपल ऑब्जेक्टिव, जो हमें लर्न करने में और समझने में भी बहुत ईजी होता है। तो इसको हम स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझेंगे कि हमारे बिजनेस में किस किन लोगों का हित जुड़ा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट सोसाइटी, एंड नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर। सोसाइटी को क्या चाहिए, कंज्यूमर को क्या चाहिए, वही सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। एंड द लास्ट वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स जो होते हैं उनके प्रति भी बिजनेस के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनल ऑब्जेक्टिव बन जाता है।
तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो हमारे पास वर्कर्स या एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको हम क्या दें, फेयर वेजेस, वर्कर्स को फेयर वेजेस और एम्प्लॉयज को फेयर सैलरी दें, जिनसे वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिलोंग कर सके। इसके साथ साथ उनका क्या होना चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होता रहना चाहिए, यानी कि उनका प्रमोशन होना चाहिए, उनका सैलरी इंक्रीमेंट होना चाहिए, और सैलरी वेजेस के साथ साथ कुछ और अदर अलाउंसेस होते हैं, जैसे हाउस रेंट, एकोमोडेशन, हायर एजुकेशन अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ट्रेवलिंग अलाउंसेस, डीएनएस अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, पर्क बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स भी होते हैं जो हमें देने चाहिए, जैसे बोनस हो गया, ठीक है, या फिर कोई गिफ्ट वगैरह दे देना, या फिर फैमिली के लिए कोई डिनर वगैरह या कोई ट्रिप अरेंज कर देना, ये सारे फ्रिंज या फिर पर्क बेनिफिट्स में आते हैं, जैसे उनका लाइफ इंश्योरेंस करवा देना, ठीक है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में वेजेस एंड सैलरी और उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आना चाहिए, और सबसे मेन हमें उनको फेयर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी है। फेयर वर्किंग कंडीशंस का मतलब होता है कि हम उनसे ऐसे एनवायरनमेंट में काम करवाएं जो हाइजेनिक हो, ठीक है, जिसमें कोई भी रिस्क उनकी हेल्थ को ना हो, यानी कि जो एक्सीडेंट्स से प्रोन ना हो, एक्सीडेंट्स वहाँ पर नहीं होने चाहिए, हमें उनको सेफ्टी मेजर्स और सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे किसी भी बिजनेस के लिए, मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 3 ऑब्जेक्टिव्स आर देयर, इनके कुछ सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपको क्लास 12th में भी काम आएंगे, क्लास 12th में यही ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट बन जाएंगे, ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम मटेरियल रहेगा। तो ये वीडियो आप देखने के बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।